गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा यूनिट 7 का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग जो सिक्योरिटी सर्विसेज का चैप्टर है उसके बारे में हम शुरुआत कर चुके थे क्लासरूम में ही। और इसमें हमने जाना था बच्चे कि सिक्योरिटी सर्विसेज के रिगार्डिंग जो टास्क हैं, यानी कि आप अगर जो मान लो सिक्योरिटी सर्विसेज में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो तो वर्क प्लेस पर आपको किस तरह के टास्क जो है करने पड़ेंगे, आपके रोल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी। ओके, अब इसमें आप ये देखिए बच्चे कि ये जो सिक्योरिटी सर्विस में आप लेवल 2 में 10th में जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके बेसिक आपने 9th में पढ़े थे। यानी कि यदि हम रिकॉल करें तो आप देखेंगे कि सिक्योरिटी वर्ड है लैटिन वर्ड सिक्योरस से बना है, यानी कि SECURAS, यानी कि सिक्योरस से बना है। और इसमें आप कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेंजर। ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि भाई जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर है, इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को जानना। कि भाई पहली बात तो ये कि जो सिक्योरिटी जो मैटर है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है, यानी कि स्टेट इशू है। स्टेट डिफाइन करता है अपने राज्य में, स्टेट गवर्नमेंट देखती है कि भाई उसकी रोल्स और वो कौन कौन सी पॉलिसी, यानी कि सारे सिटीजन्स का वो अपना पुलिस के माध्यम से सुरक्षा देती है अपने सिटीजन्स को। बट दूसरी तरफ क्या है कि ये भी एक सच्चाई है कि भाई आप देखेंगे कि कितना सारा वर्कलोड है फिर पुलिस पे। और पुलिस जो है, यानी कि स्टेट जो है, इतना बर्डन्ड क्यों है? बर्डन क्या, ओवर बर्डन्ड है एक्चुअली। ओवर बर्डन्ड है। आप देखेंगे कि मतलब जो जब हम उस रेशियो को देखते हैं, यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास जो है 1 लाख सिटीजन के ऊपर बस 141 ही सिक्योरिटी पर, यानी कि पुलिस जो पर्सन है, पुलिस फोर्सेस वाले, वो सिक्योरिटी करते हैं। यूएनओ भी कहता है कि भाई एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि भाई 1 लाख पे 222 तो हों, हमारे पास 141 ही हैं, तो काफ़ी ओवरबर्डन्ड है यहाँ पे। और अब हम देखेंगे कि ओवरबर्डन्ड होने के रीज़न क्या है। ओवरबर्डन्ड होने के रीज़न यदि आप देखेंगे तो पहला तो रीज़न यही है कि भाई ओवर पॉपुलेशन है ना। क्या पहला तो रीज़न यही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इतनी सारी पॉपुलेशन है तभी तो ये रेशियो कम हो रहा है, मतलब तभी तो ये पुलिस का जो है रेशियो बहुत कम है, यानी कि ओवर पॉपुलेशन है। दूसरा, डे बाय डे जो है चीज़ें बढ़ रही हैं। शहरीकरण जो है, यानी कि शहरीकरण को आप कहेंगे क्या बेटा, अर्बनाइजेशन, है ना, अर्बनाइजेशन कहेंगे, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग शहरों में जा जा के बस रहे हैं, तो फिर उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये सारा सब कुछ लुक आफ्टर करने के लिए, उसे सेफ और सिक्योर करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का रोल और बढ़ जाता है। यानी कि मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जब पुलिस नहीं सफिशिएंट नहीं है और उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर प्राइवेट सिक्योरिटी, यानी कि PSA का, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का रोल काफ़ी बढ़ रहा है। वहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रोल क्यों बढ़ा है, उसके पीछे कारण यही है, राइज इन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। और तीसरा जो आपका रीजन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बच्चे, लोगों की इनकम वगैरह बढ़ रही हैं, लोग जो है उनका विकास हो रहा है या जो कुछ भी है,
तो उसकी वजह से फिर जाहिर सी बात है कि वो सिक्योरिटी वगैरह को लेके अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने संसाधन लगा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि प्राइवेट सिक्योरिटी की आवश्यकता और बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और क्या रीज़न है? और रीज़न है ये सबसे बड़ा आपका क्राइम। लो भाई, क्राइम देखिए आप, इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है, इतनी सारी मिस हैपनिंग हो रही है, इतने सारे अपराध हो रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी, आप लूट, डकैती और आर्सन, वेंडलिज्म, थेफ्ट, इन सब चीज़ों से आप देखो ना कितना मतलब थ्रेट है ये सभी। तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो अब जिसके पास संसाधन है तो वो अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या खुद के अगेंस्ट, पर्सनल के अगेंस्ट क्राइम को रोकने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी की इसलिए नीड और बढ़ जाती है। एक और रीज़न है, वो आपने पहले ही पढ़ लिया है भाई, शॉर्टेज है। आप कह सकते हैं कि शॉर्टेज है। किसकी शॉर्टेज है? संख्या बल की। किसके संख्या की शॉर्टेज है? पुलिस की। शॉर्टेज ऑफ पुलिस, ये पहले ही बताया, रेशियो सब बताया, इसीलिए बताया कि शॉर्टेज है पुलिस की। पुलिस कम है तो फिर प्राइवेट सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे ही भाई अपने सामान को, संपत्ति को, मशीनरी को सुरक्षित तो रखेंगे ना, तो प्राइवेट सिक्योरिटी का रोल इसलिए बढ़ जाता है। क्लियर? अब आ जाते हैं बेटा कि फिर पीएसए समझ गए ना आप लोग? पीएसए अभी जैसे मैंने बताया था बेटा, देखो ये रहा पीएसए, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को पीएसए बोल रहे हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझना चाहिए। और पीएसए की जो ड्यूटी हैं, पीएसए की ड्यूटीज़ आप देखेंगे कि भाई पीएसए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी काम करता है कहाँ कहाँ पे। कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी ड्यूटी है, पर्सनल प्रोटेक्शन है, एस्कॉर्टिंग है, कैरेज ऑफ कैश है, वैल्यूएबल आइटम है, सिक्योरिटी पर्सन होते हैं यानी कि जो गार्ड्स होते हैं, मैन और वुमेन चाहे जो भी हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी में सिक्योरिटी दे रहे हैं, मार्केट्स में दे रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे दे रहे हैं, हॉस्पिटल, मॉल, होटल्स, मतलब एवरीवेयर यू कैन सी, एवरीवेयर दे आर डूइंग, दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब एज पर सिक्योरिटी SOPs, और मतलब टू कीप प्रीमाइसेस सेफ और वट एवर इट इज़ यू कैन सी। सो ये तो है कि मतलब यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पीएसए जो है ड्यूटी मतलब पीएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब आप देखेंगे बेटा कि ड्यूटीज़ क्या है, मतलब ये तो ठीक है वहाँ पे वो काम करते हैं, तो बेसिकली हम क्या क्या ड्यूटी मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेटा आप देखेंगे पहली जो ड्यूटी है, ये आप देख पा रहे हैं, पहली जो ड्यूटी है वो है आपकी ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग। ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग ये आपने 9th में भी पढ़ा है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वॉचिंग ओवर आप इससे समझते हैं, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअस, या कुछ भी ऐसा ओड आपके आसपास हो रहा है तो आप उसे अपनी नज़र में रखते हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। दूसरी एक जो चीज़ है जिसके बारे में आपको पता भी है कि भाई दूसरी जो मेन वो है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मीनिंग ये कि हम किसी को अंदर जाने का, ये नहीं कि कोई किसी पे हथकड़ियाँ लगा दी, किसी को कंट्रोल कर लिया कि आप हमारे कंट्रोल में हैं, नहीं। इसका मतलब कि कंट्रोल ऑन रीच, एक्सेस, किसी की एक्सेस। अब एक्सेस किस किस की होती है ऑर्गेनाइजेशन में? आप जानते हैं कि या तो कोई आप कह सकते हैं कि कोई मैन होगा, या फिर कोई व्हीकल वगैरह है, या मटेरियल आ सकता है। ये सब आप कह सकते हैं कि इन सब की एक्सेस होती है किसी भी प्रीमाइसेस के अंदर। तो उसको कंट्रोल करके रखना है, फिर उसको आप कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके लिए आपको करनी पड़ती है क्या, सर्च एंड फ्रिस्किंग, ये सब काम आप करते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ड्यूटी है बेटा सर्च और फ्रिस्किंग के अलावा, वो बच्चे आप देख सकते हैं, वो है एमरजेंसी रिस्पॉन्स। यस, रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज, ये रहा एमरजेंसीज।
इमरजेंसीज को उनमें आप कैसे, जैसे कि एज पर आवर नॉलेज एंड यू आल्सो, कि भाई इमरजेंसी यकायक है, अचानक है, सडन है, अनएक्सपेक्टेड है। ये सारी चीज़ें आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ भी ली हैं, आपको पता भी है कि भाई ये अचानक ही है। और उन एक्सीडेंट्स को, लाइक कि कोई एक्सीडेंट हो गया या फायर इमरजेंसी हो गया, अब उस पर्टिकुलर टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे यू हैव टू रिएक्ट इमीडिएट। ये तो इमरजेंसी अपनी डेफिनेशन में भी कहती है कि इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट विच नीड्स इमीडिएट रिएक्शन। तो ये सब सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में आ जाते हैं। सिक्योरिटी की प्राइम ड्यूटी है कि एक्सेस कंट्रोल, ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ये एक उसका वो आता है। देन पीएसए के बारे में जान लिया। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के लिए, यानी कि इस यूनिट के लिए, वैसे इंट्रोडक्शन के तौर पे ही पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि भाई ये जो सारा पीएसए है, अब इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी क्या है, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर, यानी कि पीएसए का सेक्टर प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर किससे वो हो रहा बेटा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पीएसएस, प्राइवेट सिक्योरिटी जो सेक्टर है, और इसमें जो है वो है पीएसए, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। ये जो पीएसएस रेगुलेट हो रहा है, वो हो रहा है किससे बेटा, वो हो रहा है पसार से। किससे? पसार 2005। इस एक्ट के बारे में आपको पता है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005। ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ये पसारा जिसे आप बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले भी जानते हैं, और इसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे कि पसार एक्ट बेसिकली 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। पहला, लाइसेंसिंग, कि हाउ टू गेट ए लाइसेंस टू रन ए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। लाइसेंसिंग एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होगी बेटा कि उसमें है ट्रेनिंग। एक सर्विसमैन के लिए कितनी है, न्यूली ज्वाइनिंग जो फ्रेश सिविलियन आया है उसको प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में एनरोल होने से पहले कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये आने वाले कुछ हम सेशंस में पढ़ भी लेंगे। देन इसके बाद एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करी जाती है पसारा में, वो होता है बेटा आपका वेरिफिकेशन। जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आजकल बड़े बड़े सिटीज़ में ऑनलाइन होती है, पुलिस जाके फिजिकल वेरीफाई करती है। पहले किसी का भी डेटा वगैरह, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब आपको साइट पे अपडेट करनी पड़ती है, और तब पुलिस उसके अकॉर्डिंग फिजिकली जाके वेरीफाई करती है। तो ये वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है पसार एक्ट में। ये सब चीज़ें हैं, मतलब इंट्रोडक्टरी हैं ये इस सेशन के लिए, यानी कि जो सेशन है आपका फर्स्ट सेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इन इंडिया। अभी तक बेटा आप इंट्रोडक्शन के तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। अब ये रेशियो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि इतने पे देखो ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, 1 लाख की पॉपुलेशन पे जो है बेटा, वो 1 लाख की पॉपुलेशन पे 141 ही है बस, 141, ये रहा 141। और यूएनओ कहता है, यूनाइटेड नेशंस की रिकमेंडेशन है, उनकी सिफारिश है, वो कहते हैं कि 222 तो हों कम से कम 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर। तो ऐसे में लाइफ, प्रॉपर्टी, सिविलियन, या मतलब इन सब चीज़ों को, मटेरियल, मशीनरी, 3M जिसे हम बोलते हैं, मैन मशीन मटेरियल और इंफॉर्मेशन आल्सो, तो इन सबको पीएसए ही फिर सिक्योरिटी प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बेटा। तो जब भी आप प्राइवेट सिक्योरिटी में पीएसए जो कुछ ऐसा वो करना, तो आपको उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि वही प्राइवेट सिक्योरिटी में मान लो पर्टिकुलर हम एक पीएसए की बात करें, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की, तो उसका ये अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि पहले कोई भी एक कंपनी, जैसे मान लो आपने बहुत बार सुना होगा कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, G4S इसको करके बोलते हैं कोई, चलो हम इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं।
तो पहले हो सकता है उसका एक हेड ऑफिस होगा, वो दिल्ली में हो सकता है, जोनल अपना भाई कहीं पे भी चंडीगढ़ में हो सकता है या फिर अम्बाला में हो सकता है, इस तरह से, या फिर किसी और नॉर्थ जोन बना दिया, साउथ जोन बना दिया, तो जोन वाइज भी हो सकता है। और ब्रांच कहीं भी एज पर एक डोमेन के हिसाब से कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ पे ब्रांच ऑफिसेज भी हो सकते हैं। ये इसका अपना स्ट्रक्चर, यानी कि आप कह सकते हैं कि पीएसए का ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का। अब आप देखिए बेटा कि वो तो स्ट्रक्चर था कि ऑफिस वगैरह कहाँ कहाँ किस हिसाब से होते हैं। अब ये है कि भाई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में कौन कौन से डिपार्टमेंट या किस किस हिसाब से इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है किसी एक पीएसए में, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में, वो या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, सीईओ बोलते हैं, या फिर सीओओ, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर इसे बोलते हैं। और फिर भी यदि इसमें थोड़ा डाउट है आप देख भी सकते हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर ये एब्रीवेशन है, यहाँ पे उनको फुल फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये है मतलब इसमें। अब इसमें किसी भी, वैसे किसी भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में बेटा कई तरह के आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट है, बिजनेस है, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन है, फाइनेंस एंड अकाउंट है, इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। अब इससे आगे इसमें आगे क्लियर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बट हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। एचआर डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं किसी केवल पीएसए का, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का ही नहीं, किसी एक कंपनी का अपने आप में वो क्या कह सकते हैं कि रीढ़ है, ये बेस है, ये ही चलाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, खासकर प्राइवेट जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह है, बहुत काफ़ी ओवरऑल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप देख सकते हैं स्टैच्यूरी और लीगल कंप्लाइंस जो है सारी एचआर डिपार्टमेंट ही फॉलो कराता है। मतलब गवर्नमेंट की अपनी बॉडीज़ हैं, लेबर डिपार्टमेंट है, पीएफ डिपार्टमेंट है, ईएसआई डिपार्टमेंट है, या कोई ग्रीवियांस रिलेटेड कोई वो है, पोल्यूशन कंट्रोल जो पॉलिसीज़ हैं, ये सब स्टैच्यूरी कानूनी सारी जो प्रक्रियाएं हैं या सर्टिफिकेशन है वो सब एचआर डिपार्टमेंट कराता है बेटा। आगे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग है। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में जो आप जिन पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं या उनको ट्रेनिंग वगैरह इन हाउस ट्रेनिंग करनी है, या फिर इंडक्शन ट्रेनिंग करनी है, या मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे आप कह सकते हैं कि एमडीपी भी बोलते हैं, किसी आउटर स्टेशन पे जाके आपको ये अरेंज करानी है, ये सब एचआर के काम है। एडमिन एंड स्टोर से एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से होगा, या फिर प्रबंधन जो है जिसे आप कहते हैं, स्टोर वगैरह क्या क्या बहुत सारे मटेरियल हैं, हो सकता है यूनिफॉर्म वगैरह है, मतलब ये सब स्टोर्स वगैरह सब मेंटेन कराता है। अटेंडेंस एंड सैलरी सारे अदर चाहे ये जितने भी इन डिपार्टमेंट में कितने भी जो आदमी ब्लू मतलब ऑफिसर लेवल के वाइट कॉलर्स हैं या फिर और जो भी हैं, तो सब की सैलरी वगैरह अटेंडेंस के एज पर अटेंडेंस सैलरी वगैरह सब वो करना ये एचआर का काम है। आगे आप देखेंगे बिजनेस डेवलपमेंट है। इसका तो काम, बिजनेस डेवलपमेंट का काम तो नई नई मतलब कस्टमर से डील करना, अपनी पीएसए की मतलब उसको प्रमोट करना, क्लाइंट से बात करना और एक डील को फाइनल करना, ये बिज़नेस को डेवलप करना। मतलब बिज़नेस बढ़ेगा कैसे, जैसे ग्रुप 4S मैंने कंपनी का एग्जांपल दिया, तो भाई नए नए कस्टमर को, क्लाइंट्स को ढूंढ के बिज़नेस डील को मतलब वहाँ पे बिज़नेस को डेवलप करना। फिर ये इनका काम है बिज़नेस को डेवलप करके और फिर चार्ज हैंड ओवर कर देते हैं ऑपरेशंस को। अब ऑपरेशंस वहाँ पे फिजिकली वेरीफाई करता है कंपनी के तो उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करता है, उनको कितने सिक्योरिटी पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उनके सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, ये सब, या क्या क्या उनके मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उन पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और फिर उसी हिसाब से सिक्योरिटी को वहाँ डिप्लॉय करना, ये सब ऑपरेशंस का काम है। और ये तो आप देख सकते हैं कि
पैसा, फंड, फाइनेंस, मतलब आप वित्त, आप कह सकते हैं कि ये किसी भी कहीं पे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंस। तो ये एक डिपार्टमेंट होता है। अब इसकी ऑपरेशंस में आप देख सकते हैं कि ब्रांच ऑफिसेज होंगे ऑपरेशंस करने के लिए, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स को रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। और इसी में आप देख सकते हैं ब्रांच ऑफिसेज में असिस्टेंट मैनेजर होगा जो ये ट्रेनिंग वगैरह और ये सब कंडक्ट कराता है या ऑपरेशन का काम देखता है। उसके नीचे सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं जो ऑन दी फील्ड, यानी कि जो प्रीमाइसेस में सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। सुपरविजन का काम होता है, ऑफिसर्स का काम है सारी रेगुलेशंस को लागू करवाना। और इसी में फिर ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सिक्योरिटी गार्ड्स में रिक्रूटर होता है जो नए नए सिक्योरिटी में मैन पावर को भर्ती करता है और उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें आपने देखी कि किस हिसाब से प्राइवेट सिक्योरिटी जो है उसका ऑर्गेनाइजेशनल है स्ट्रक्चर। अभी उसी के अंदर देखो ये इसमें आप देख सकते हैं कि बेटा ये सारी चीज़ें ना मैं अभी कवर कर दी है मैंने उसे। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, स्टैच्यूटरी कंप्लायंस में आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी कंप्लायंसेस में कि भाई पीएसए लाइसेंस का, उसका लाइसेंस क्या कुछ रहेगा, लाइसेंस कैसे अवेल होगा, कितने दिन बाद रिन्यू होगा, मिनिमम वेजेस के क्या क्या स्टैंडर्ड हैं, हर साल गवर्नमेंट इन्हें रिवाइज करती है तो उसके हिसाब से प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, बोनस, ग्रेचुइटी, लीव, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, दीज आर, मतलब ये स्टैच्यूरी कंप्लायंसेज हैं। सरकार जो गाइडलाइंस देती है उनके हिसाब से सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, सिर्फ स्टैच्यूरी बोलते हैं। और बेटा इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टोर्स हैं, यूनिफॉर्म के स्टोर्स हैं, उनके इक्विपमेंट वगैरह हैं, इन सब को मतलब आप कह सकते हैं कि पीएसए जो है पीएसए को जो जितनी भी उसके नई मैन पावर आएंगी उनको क्या क्या इक्विपमेंट जो प्रोक्योरमेंट हैं वो सब एचआर यहाँ से कराता है। अटेंडेंस एंड सैलरीज के बारे में मैंने बताया कि भाई अटेंडेंस मेंटेन करता है, वेरीफाई करता है और फाइनेंस को प्रोसेस कर देता है, तो वहाँ से लोगों की फिर सैलरी रिलीज हो जाती है। बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया कि पीएसए मेड मोर क्लाइंट फॉर इट्स बिजनेस, ये सब चीज़ें मेंशन मैंने वहाँ क्लियरली कर दी हैं, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ऑपरेशंस में आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि डिप्लॉय करना है वहाँ पे जाके सिक्योरिटी पर्सन्स को साइट्स पे, और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे क्या रहेंगी, कैसे कैसे शिफ्टों में काम होगा, लोकल्स में या पुलिस के साथ लाइजनिंग वगैरह सिक्योरिटी की, तो या फिर एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप कैसे करना है। बेसिकली एचआर ही सिक्योरिटी को हैंडल करता है, तो ऐसे में उनसे एक बहुत म्यूचुअली तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी का। और ऑपरेशंस वाले पहले आके सब चीज़ें कर भी लेते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ये सब मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन चीज़ आती है वो है असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन। असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस का मतलब आप कह सकते हैं कि जो अब जो आपकी मतलब किसी क्लाइंट के साथ मान लो G4S ने टाटा कंपनी में अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज जो है प्रोवाइड, मतलब क्लाइंट अभी उनका बना है, तो अब क्या है कि जो मान लो कि जैसे मैंने यहाँ टाटा का एग्जांपल लिया, टाटा कंपनी ना G4S को अपनी रिक्वायरमेंट हैं या जो आप ये कह सकते हैं डायरेक्शंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, और ये सारी चीज़ें बता देगी कि उन्हें मतलब किस स्टैंडर्ड की या किस उसकी अ, या कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं। आप ये देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ सच प्रोसीजर्स एंड सिस्टम आर कंटेंड इन असाइनमेंट, यानी कि कंपनी जो है, क्लाइंट जो है, किन किन प्रोसीजर्स को और सिस्टम को चाह रहा है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, वो सब असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन है। और पीएसए को जब पीएसए उस साइट पे टेक ओवर करती है, वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी
प्रोवाइड कराने लगती है तो उसे अपने सारे सिक्योरिटी पर्सनल को ये सब जो डिटेल हैं असाइनमेंट के रिगार्डिंग वो बड़े अच्छे से उन्हें, चाहे रोज़ रोज़ उनको ब्रीफ डिब्रीफ करना हो, समझाना हो, या उन्हें अच्छे से बता देती हैं, समझा देती हैं, या उनके काम में शामिल कर देती हैं उन सब चीज़ों को। तो असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस में हम यही देखते हैं पहली बात तो कि कंपनी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, यानी कि सिक्योरिटी को समझना पड़ता है कि भाई जो वो कंपनी है ना वहाँ पे कितने पर्सन हैं, कौन कौन मैनेजरियल स्टाफ में है, कौन अपर मैनेजमेंट में है, तो या फिर स्ट्रेंथ कितनी है, वेरियस डिपार्टमेंट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जो भी, या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी इंटरनल जो EPA BX के हिसाब से एक डेडिकेटेडली जो उनका अपना टेलीफोन सेटअप होता है, उनकी टेलीफोन लिस्ट की फाइनेंस डिपार्टमेंट में फलाना मैनेजर के पास कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब मेंटेन उन्हें करके रखना पड़ता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बोलते हैं इसको। फिर दूसरी जो बात है कंपनी सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट, यानी कि जो जिस कंपनी का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि टाटा जो है उसकी अपनी सेफ्टी पॉलिसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं और इनको क्लियर कट जो है इसमें डिफाइन होता है कि कंपनी की जो पॉलिसी है सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, या किस तरह की सेफ वर्क प्रैक्टिसेस जो हैं उन्हें डिजायरेबल हैं अपने प्रीमाइसेस के अंदर, तो ये सब क्लियरली मेंशन होता है कंपनी की सेफ्टी पॉलिसीज में। आगे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द डे टू डे फंक्शनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ। ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं कि भाई ये बात कर रहा है इमरजेंसी या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पे उसके बारे में सिक्योरिटी पर्सनल किस SOP के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, क्या काम करेंगे, तो उसके लिए फिर उन्हें ब्रीफ करना, ट्रेंड करना, रेगुलरली उनकी ट्रेनिंग कराना, वो सब चीज़ असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आते हैं। अब आप इमरजेंसी के दौरान जो है रिएक्ट कैसे करेंगे और कैसे वो मतलब इमरजेंसी के प्रति आप क्या मतलब आपकी क्रियाएं होंगी, किस रिएक्शंस होंगे, वो सब, या पर्टिकुलर कौन सी इमरजेंसी आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, सब आ जाता है। अपने डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा है कि इमरजेंसी प्लान बनाए जाते हैं पहले, इसीलिए है कि लाइक फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, इमरजेंसी को देखते हुए, हैजार्ड को देखते हुए ये सब इमरजेंसी प्लान बना लिए जाते हैं। और आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं होते हैं, बहुत सारे आदमी, स्टाफ, क्लाइंट, विजिटर, स्टूडेंट्स, पेशेंट, रेजिडेंट, मतलब वेरियस टाइप ऑफ पर्सन जो हैं वहाँ पे हो सकते हैं। तो यू मस्ट हैव ए प्लान एंड वेयर विद हेल्प टू डील विद इमरजेंसी। तो इमरजेंसी से किस तरह से आपको वो करना है, आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए। इसी से रिलेट करती हुई ये चीज़ है, एज पर द इमरजेंसी एवाक्यूएशन प्लान्स हैं वो सब पता होने चाहिए कि एंट्री और एग्जिट कितने हैं, कहाँ से ड्यूरिंग एन इमरजेंसी यू कैन एवाक्यूएट, मतलब इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, शॉर्ट पीरियड, तो ये मतलब कम समय में आप वहाँ से निकल सकते हैं। या फिर इमरजेंसी टीम्स वगैरह की क्या उनका क्या संगठन है, किस तरह से उनको फॉर्मेशन क्या है उनकी, और फायर वार्डन कौन है, लोकेशन ऑफ एरिया, असेंबली एरिया, ये सब चीज़ें इमरजेंसी प्लान में बेटा मेंशन होती है। आप बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट। कॉन्टैक्ट डिटेल बेटा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक पुलिस, इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, अब उनके लिए आपको पता हो कि 112 एक ही मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे देश में इस तरह से ये है, या फिर पहले जैसे होता था कि 100 पर 100 पर ये पुलिस है, या फिर फायर ब्रिगेड कितने पर है, 101 है, 102 है, ये सब पहले अब होती थी। अब इनको कह के इस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये सब सर्विसेज के लिए आप 112 पे कॉल कीजिए। इसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आदमी हैं या
हॉस्पिटल में इम्पैनल्ड जो जो चीज़ें हैं उन सब का आपको पता होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल के साथ आपका टाई अप है। ये सारी चीज़ें क्लियर कट मेंशन कर ली जाती हैं असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर बच्चे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब उस जब पहले भी बात करी थी कि भाई सिक्योरिटी पर्सन्स की ड्यूटी क्या है, तो ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग, एक्सेस कंट्रोल, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अब इसमें देखो एक्सेस कंट्रोल में कि ये कह रहा है कि भाई चाहे गेट पे सेंट्री ड्यूटी है या आप कंट्रोलिंग में हैं या फिर आप टावर पे या फिर पेट्रोलिंग में हैं, तो ये इस तरह की ड्यूटीज़ आपकी होती हैं बीइंग ए सिक्योरिटी पर्सन। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि भाई आप अपनी ड्यूटी अच्छे से वहाँ परफॉर्म करें। एंश्योर फंक्शनैलिटी, जो जो आपको इक्विपमेंट है वो प्रॉपर चालू हालत में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट और रजिस्टर, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रजिस्टर हैं गेट पर, चाहे वो मेन गेट हो या मटेरियल गेट हो। अब उसमें मान लो विजिटर रजिस्टर है या फिर बेटा शिफ्ट वाला है, जो भी सब चीज़ें हैं। अब मटेरियल गेट पर आप देख सकते हैं कि चाहे इनवार्ड है बेटा या फिर आउटवार्ड है। अब इसके अंदर आउट जो भी इनके अंदर और भी दो चीज़ें होती हैं। रिटर्नेबल है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो रिटर्न करता है, जैसे कोई मशीनरी है मेंटेनेंस के लिए गई है तो वो रिटर्न करके आएगी, उसके लिए अलग रिकॉर्ड है। नॉन रिटर्नेबल के लिए अलग है बेटा। ये सब चीज़ें तो मतलब वो सारी रजिस्टर डॉक्यूमेंटेशन आपका मेंटेन होना चाहिए वहाँ पे। और इसके अलावा जो चीज़ है आप देख सकते हैं कि स्टॉप एंड क्वेश्चन पर्सनल, मतलब जो भी आएगा प्रीमाइसेस के अंदर आ रहा है जा रहा है उन सब से क्वेश्चनिंग, उन मतलब प्रॉपर एक वे में अच्छे ग्रीट करते हुए एटिकेट और मैनर के साथ, या जिस भी डिफरेंट माइंडसेट का पर्सन वहाँ पे आता है उसके लिए सिक्योरिटी को डील करना आना चाहिए। कि टेम्परामेंट आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि डिफरेंट टेम्परामेंट के साथ आप कैसे डील करेंगे। और ऑन ऑर्डर सर्च पर्सनल, तो पर्सन्स को सर्च करना, फ्रिस्क करना, चाहे एंट्री और एग्जिट के दौरान, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जब कोई अंदर जा रहा है प्रीमाइसेस के अंदर तो हम उसे एक पास इशू करते हैं, वो उसका अथॉरिटी होती है एक तरह से कि यू कैन मूव इनसाइड। इस तरह से करके जाते हुए उसी पास को आपको वापस कलेक्ट कर लेना है। यदि ज़रूरत पड़े तो फिर भाई उसको एस्कॉर्ट भी करना है उस विजिटर को। क्लियर है? तो एस्कॉर्ट मतलब उसे उसके साथ चल के उसको सिक्योर करना है, सिक्योरिटी उसे देनी है। व्हीकल और मटेरियल को ऑन ऑर्डर्स सर्च व्हीकल, ये आपको पता होना चाहिए कि एसओपी क्या कह रही है, या मैनेजमेंट के ऑर्डर के हिसाब से आपको आपका शेड्यूल क्या है चेकिंग का, फ्रिस्किंग का, सर्चिंग का, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर मिलता है मैनेजमेंट से तो आपको क्लोज कर देने चाहिए सारे गेट के जो एंट्री और एग्जिट है, मतलब उसके सर्चिंग के दौरान। इस हिसाब से पास, इनको भी व्हीकल जो आ रहे हैं कंपनी के अंदर उनका भी पास बनता है। यही सब एक्सेस कंट्रोल में ही है सारी चीज़ें। इसके अलावा विजिटर, आप कह सकते हैं विजिटर के अलावा मतलब जो पर्सन जितने भी अंदर आ रहे हैं, स्टाफ और एम्प्लॉय आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर, और हो सकता है सिविल का कोई प्रोजेक्ट का कोई टास्क चल रहा है, बिल्डिंग एक्सपेंशन में है, नई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, उसके वर्कर आ रहे हैं, तो उन सब की पुख्ता जो जानकारी, यानी कि आप कह सकते हैं उनकी जो कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ विजिटर ऐसे होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, कुछ विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट के थ्रू भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट के बगैर किसी पूर्व जानकारी के आपके पास आ रहा है तो आपको तब भी अच्छे से डील करना उनके साथ। यू कैन आस्क टू द कंसर्न पर्सन। मान लो किसी ऑफिस में कोई आदमी है, उससे पूछिए कि सर आपसे कोई मिलने आया है, ये नाम बता रहा है, और क्या आपका उसमें कंसेंट है या आपकी नॉलेज में है। तो ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आप उसे मतलब एंट्री दे सकते हैं प्रॉपरली।
या हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट से आए हैं अधिकारी, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से आए हैं, तो प्रॉपर आपका काम है, सिक्योरिटी का काम है, मतलब पूछताछ करना, इंक्वायर करना, उसमें कोई किसी को कोई भी ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी की मतलब वो तो मतलब, लेकिन एसओपी के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। वेंडर्स आ सकते हैं, सामान देने वाले, मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले, या एसेंशियल सर्विस का आप देख सकते हैं कि कोई पानी सप्लाई कर रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी, या मेंटेनेंस, या वेस्ट डिस्पोजल, इस तरह के गार्बेज उठाने वाले, जो कुछ भी एसेंशियल सर्विस के पर्सन आते हैं, तो आपको प्रॉपर उनका रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना है, किस टाइम इन आउट का टाइम, जो ही सब चीज़ें होनी चाहिए। और इमरजेंसी सर्विसेज, फायर ब्रिगेड आई है किसी फायर एक्सीडेंट के दौरान, तो उन सब की भी डिटेल हो अपना, मतलब हर चीज़ का, हर किसी भी प्रेमाइसेस के अंदर मैन की, मशीन की, व्हीकल की, जिसकी भी एक्सेस हुई है, वो कंट्रोल होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी रिकॉर्डेड, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए पूरा। सो ये तो थे कि सिक्योरिटी पर्सन जो हैं। अब इसके अलावा हो सकता है कि देखो ये चीज़ और एक रहेगी बेटा, कि विजिटर्स को सर्च एंड फ्रिस्क एज पर प्रोसीजर, मैं बार बार कह रहा हूँ, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से काम करने में सिक्योरिटी को कोताही नहीं बरतनी चाहिए, सिक्योरिटी सर्विसेज को, नहीं तो दिक्कतें पड़ जाएंगी उनकी। और जो कोई विजिटर कंपनी में लैपटॉप, पेन ड्राइव, सीडी और ये इस तरह के कैमरा वगैरह, या कोई फायर आर्म्स, पिस्टल वगैरह या एमिनेशन ले आए, तो उसे अंदर ना जाने दें उनके साथ। ये कंपनी को आप बता सकते हैं कि हमारी सेफ्टी पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमारी एसओपी है, यू आर नॉट अलाउड। और बताना चाहिए अपना काम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई उस सब को उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ठीक है, वो बाहर रहे फिर। तो ये तो था एक्सेस कंट्रोल में विजिटर्स का और उनका। अब एक चीज़ आ रही है यहाँ पे, मटेरियल हैंडलिंग आ रहा है बेटा। मटेरियल हैंडलिंग की, मटेरियल को अब उसकी एंट्री और एग्जिट जो है, मैंने पहले भी बताया कि भाई 3-4 तरह का जैसे मटेरियल आता है। इनवार्ड है, इनवार्ड में आप कह सकते हैं कि बेटा जितना हो सकता है रॉ मटेरियल आ रहा है, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ आपको कच्चा सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो आएगा। रॉ मटेरियल में भी कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग मटेरियल होते हैं, तो वो आएंगे स्टोर वगैरह में, और इस तरह से करके तो उसका प्रॉपर आपको इनवार्ड रजिस्टर में मेंटेन करना है, स्टोर डिपार्टमेंट्स के साथ टाई करना है। अब इनवार्ड के बाद कोई जो फिनिशिंग गुड है वो आउटवार्ड में है, आउटवार्ड में भी जैसे मैंने बताया था रिटर्नेबल है या फिर नॉन रिटर्नेबल है। ये सब चीज़ें आपको अपने रिकॉर्ड्स में प्रॉपरली मेंटेन करनी है, और कंसर्न डिपार्टमेंट्स के उसमें नॉलेज में भी हैं। अब इनवॉर्ड जो होते हैं, या तो उनके भाई इनवॉइस होंगे बेटा, या फिर जिसे आप आजकल ये नई चीज़ें हैं पीओ बोलते हैं, पी फॉर परचेजिंग ऑर्डर। परचेजिंग ऑर्डर की कंपनी पहले ही एक ऑर्डर देती है, जनरेट कर देती है। कुछ सिस्टम वगैरह होते हैं बेटा इस तरह से, ऐसे पी एक सिस्टम होता है कंपनी में कि किस किस हिसाब से मटेरियल प्रोवाइड किस हिसाब से कराया जाएगा, ये सॉफ्टवेयर हैं कुछ, उनके हिसाब से पीओ जनरेट होता है। कोई वेंडर आके सामान दे के जाएगा, मटेरियल दे के जाएगा, तो उसके साथ आप चेक करेंगे कि क्या इस सामान का पीओ जनरेट हुआ है, या उसकी हो सकता है पीआर हो, परचेजिंग रिक्विजिशन हो। ये थोड़ा कंपनी के कल्चर, उसकी वर्किंग जो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, कि भाई प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल, देखो ये सब चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं बेटा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ भी गई होंगी। नॉन रिटर्नेबल, पास, इनवॉइस अथॉरिटी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट। खरीदारी करना, कंपनी में सारे तरह के मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट जो भी है, प्रबंध करना, वो परचेज डिपार्टमेंट का काम है सारे मटेरियल का। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और उस मटेरियल की जो हैंडलिंग है, सबसे पहले उसे सिक्योरिटी को ही डील करना होता है, और टाई अप रखना पड़ता है अपना स्टोर डिपार्टमेंट्स के साथ में।
इसके अलावा आगे आता है बेटा कि कंट्रोल रूम की ड्यूटीज़। कंट्रोल रूम की ड्यूटी में आप देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम ड्यूटी में आप सारा सीसीटीवी, सेंसर, अलार्म्स ये सब कंट्रोल रूम में ही इनकी कमांड सेंटर होता है, तो वहाँ से आपको मॉनिटर करना है सारी चीज़ों को। और गार्ड्स के साथ कम्युनिकेट करना है टेलीफोन पे, रेडियो पे, या रेडियो सेट का पता ही होगा आपको, वॉकी टॉकी भी बोलते हैं बेटा इन्हें। तो इस तरह से आपको उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना ताकि किसी भी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच ना हो पाए, सिक्योरिटी ब्रीच जो है मतलब वॉयलेट ना हो पाए सिस्टम किसी हिसाब से। इमरजेंसी सिचुएशंस में जल्दी रिएक्ट करना, उनको हैंडल करना है, सारे सिक्योरिटी पर्सन्स की अटेंडेंस मार्क करनी है। शिफ्ट चेंज का मतलब कि ड्यूटी किस हिसाब से रहेगी, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें होती हैं, या ऐसे 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, तो कौन किस शिफ्ट में है, कैसे रोटेशन है, ये सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। की कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक डिपार्टमेंट लॉक एंड की में होना चाहिए। कब डिपार्टमेंट खुला है, उसका ऑफिस कब खुला है, कब बंद हुआ है, ये सारी चीज़ें की कंट्रोल में है। इसके अलावा कोई मिसहैप हो गया, एक्सीडेंट हो गया या फायर इंसिडेंट हो गया, ये सब चीज़ें भी आपके जो आप एक रिपोर्ट भरते हैं, कौन सी रिपोर्ट, इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट जो होते हैं, उसमें सब ये रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए बेटा। आगे आता है बेटा इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स में बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि सर्विलांस और अलार्म सिस्टम, कहीं पे अलार्म रेज हुआ है तो आपको रिएक्ट करना ही है, मतलब रिस्पॉन्ड करना है। अलार्म वगैरह, सेंसर वगैरह या फायर पैनल वगैरह जो लगे रहते हैं इमरजेंसी, उसके लिए अवेयरनेस के लिए या मैसेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए उन सारी चीज़ों का। और यदि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी जल्दी से आपको इमरजेंसी सर्विसेज के भी नॉलेज में डालनी पड़ती है ताकि वो आके आपको सपोर्ट कर सकें। रेस्क्यू, बचाव, एवाक्यूएशन, या फिर ये जो चीज़ आपने इससे पहले भी यूनिट में पढ़ी थी, दैट इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड भी आपको आना चाहिए कि जो विक्टिम है, घायल या प्रभावित है, उसे आप फर्स्ट एड दे सकें। कोऑपरेट करना है उन लोगों के साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। फायर डिपार्टमेंट से फायर टेंडर आया है तो उसके साथ जो काम करना, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, ये नहीं कि दूर खड़े हो जाएं, लेकिन कोऑपरेट करना है। सो बेटा यहाँ पे आपका जो ये फर्स्ट सेशन था ये ख़त्म हो गया है, और आई थिंक कि आप इसे अच्छे से समझ पाए हैं, यानी कि स्ट्रक्चर क्या था और प्राइवेट सिक्योरिटी के बेटा फंक्शन क्या थे, एक पीएसए के फंक्शन क्या है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका गठन, उसकी बनावट, वो कैसे, उसमें कौन कौन से ये सब डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब चीज़ें हमने क्लियर की। सो आई होप कि आप अच्छे से इसे समझ पाए होंगे, और इसकी एक्सरसाइज जब आप इसको अच्छे से सुन लेंगे 1-2 बार तो आप इसे बहुत अच्छे से इसकी एक्सरसाइज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।